देखिए बेटा एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा आपने बेटा। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ इनकी कंपेयर करनी थी बेटा आपको। पहला जो क्वेश्चन है बेटा उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब आपको बेटा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी थी बेटा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर और क्लोरीन है बेटा। अगर पहचान पा रहे हो तो बेटा क्या ये जो एलिमेंट्स है बेटा, सेंट्रल एटम जो मैंने आपको बताया, क्या ये बेटा सारे के सारे बेटा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हुए क्या बेटा? भाई सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन बेटा। और लेफ्ट टू राइट की कैटेगरी है क्या बता, आपको कितनी बार तो बता दिया बेटा, फिर सुन लो कि लेफ्ट टू राइट चाहे ऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे हाइड्राइड हो बेटा, हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछी गई थी बेटा कि लेफ्ट टू राइट बेटा आप इंक्रीज करते चले जाओ बेटा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती चली जाएगी बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सोडियम, जिंक और CO2 बेटा। सोडियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड और बेटा CO2। ध्यान दें इधर बेटा कि इनमें बेटा बहुत रैंडम कंपैरिजन है, और जब ऐसा रैंडम कंपैरिजन आ जाए तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा वो देखिएगा। इधर रैंडम कंपैरिजन आने पर बेटा सबसे पहले ये देखिए बेटा, सोडियम का ऑक्साइड आपको दिया हुआ है, मुझे बताइए बेटा क्या ये एस ब्लॉक का ऑक्साइड है क्या? एस ब्लॉक वाले बेटा, एस ब्लॉक में से सिर्फ बेरिलियम वाला एम्फोटेरिक होता है बेटा, बाकी सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं बेटा। एस ब्लॉक में बेरिलियम तो एम्फोटेरिक है बेटा, बाकी सारे कैसे हैं बेटा, बेसिक नेचर के बेटा। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड बेटा डी ब्लॉक का होता तो बात बदल जाती बेटा, बात एस ब्लॉक की है कि एस ब्लॉक का मेटल ऑक्साइड बेटा कैसा है नेचर में, बेसिक होगा। देखते जाइएगा। Zn और बेटा याद करो जनाबे आली, उस ट्रिक की शुरुआत इस जिंक से ही तो होती है बेटा, क्या है नेचर में एम्फोटेरिक बेटा। और CO2 पी ब्लॉक का ऑक्साइड बेटा नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा बेटा। ओवरऑल बेटा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है बेटा उसमें CO2 को हाई प्रेशर पे उसमें बेटा वास्तव में डिसोल्व किया गया होता है। कोल्ड ड्रिंक में बेटा जो सॉल्वेंट होता है उसमें CO2 को हाई प्रेशर पे डिसोल्व किया गया होता है बेटा। और जब अपन उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं बेटा तो मुझे बताइए बेटा खट्टी डकार आती है नहीं आती बेटा, वो सब इसी वजह से होती है। CO2 कुल मिलाकर एसिडिक नेचर का है। कुछ बोलेंगे कि आपने लास्ट लेक्चर में तो न्यूट्रल बताया था, अरे न्यूट्रल CO को बताया था ना कि CO2 को। CO अलग बात, CO2 अलग बात बेटा। तो देखो ये एसिडिक है, ये बेसिक है, एम्फोटेरिक है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो आसानी से बेटा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी होगी बेटा, CO2 की होगी जो एसिड बोल दिया। और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, जिसकी बेसिक नेचर ज्यादा उसकी एसिडिक नेचर कम हो जाएगी बेटा। अरे क्या बात समझे क्या? नेक्स्ट है बेटा, पहचानो तो तीनों का सेंट्रल एटम सेम है। जब बेटा सेंट्रल एटम सेम आ जाए तो बेटा कुछ नहीं सोचना, उसमें सीधा सीधा क्या कि सेंट्रल एटम पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो बेटा वास्तव में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ अगर अपन बेटा इसमें आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो मैग्नीज की, तो बेटा ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये +2 आ जाएगी। ये मैग्नीज अगर सोल्व करो बेटा, आपको तरीका बता चुका हूं मैं। कितने मैग्नीज है, 2 मैग्नीज है बेटा। 2 मैग्नीज के लिए मैंने 2x लिखा बेटा, ठीक है। 3 ऑक्सीजन के लिए -6 लिखा बराबर 0। x सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, +3 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट जो है एग्जांपल है बेटा, उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी बेटा, 2 मैग्नीज का 2x, 1 ऑक्सीजन का -2, 7 का -14 बराबर 0। x अगर सोल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा, +7 आ जाएगा। कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ बेटा आयरन कितने का, +2 का मिलेगा, यहाँ आयरन +3 का मिलेगा बेटा। मैंने क्या बोला कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एसिडिक अगर बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। भाई एसिडिक ज्यादा हुआ तो बेसिक क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। यहाँ देखिए क्लोरीन का बेटा निकालो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इन सभी का बेटा। हाइड्रोजन का कितना मान ले बेटा, +1, क्लोरीन का x, ऑक्सीजन का -2 बराबर चार्ज है ही नहीं 0। सोल्व किया तो +1 मिलेगा बेटा। यहाँ पर बोलो बेटा
हाइड्रोजन का कितना +1, क्लोरीन का x माना, एक ऑक्सीजन का -2, 2 का -4 बराबर 0 करो सॉल्व तो +3 मिलेगा। ऐसे बेटा इसके लिए +5 मिलेगा, इसके लिए +7 मिलेगा। फिर वही बेटा कि सेंट्रल एटम सेम है सभी में, क्लोरीन 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 क्लोरीन। सेंट्रल एटम अगर सेम हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और एसिडिक ही आपसे पूछा गया था बेटा, यहाँ पर इसमें क्या पूछा था, बी लिखा बेटा, बेसिक पूछा था। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, इसलिए बेसिक कम कर दी। यहाँ एसिडिक ही पूछा है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा बेटा। ये तीनों क्वेश्चन बेटा मैंने आगे लिखे हैं, यहाँ पर देखिएगा इधर। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है बेटा। भाई एसिडिक ही तो पूछा था बेटा आपसे, एसिडिक एसिडिक एसिडिक, ठीक है बेटा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें बेटा, एक एक एग्जांपल लेते हुए चले। चलो बेटा N3H है बेटा, कितने नाइट्रोजन है, 3। तो नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम सभी में नाइट्रोजन है, ये लो बेटा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितना बेटा इसमें 3, 3 के लिए क्या होगा 3x, एक हाइड्रोजन है +1 बराबर 0। तो बेटा x बराबर यहाँ से कितना मिला -1/3 बेटा। कितना मिल जाएगा यहाँ से बेटा -1/3 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा बेटा ये आपको। ठीक है बेटा। दूसरा देखिए बेटा N2H4, बताइएगा बेटा तरीका। 2 नाइट्रोजन है 2x, 4 हाइड्रोजन के लिए +4 लिख लूं, चार्ज है नहीं 0। तो x बराबर बेटा कितना मिला -2। NH2OH बेटा, हाँ बेटा बताइए नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का x मान लेते हैं। 3 हाइड्रोजन है, तीनों का बेटा कितना होगा +3, एक ऑक्सीजन का -2, चार्ज है नहीं बेटा 0। तो x बराबर यहां से कितना मिल गया बेटा, ये मिल जाएगा आपको बेटा -1। और बेटा ये नेक्स्ट जो आपने सोल्व किया होगा बेटा NH3 बेटा, नाइट्रोजन का x +3 बराबर 0, तो ये आ गया -3। अब बेटा मैंने आपको क्या बोला कि सेंट्रल एटम अगर सेम हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज ज्यादा होने पर बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बेटा। एग्जैक्ट वर्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन सी बेटा, प्लस वाली। देखिए इधर मैं क्या लिख दूं बेटा कि सेंट्रल एटम, सी किसके लिए, सेंट्रल एटम के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। और बेटा बात ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से मतलब ये कि बेटा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा। तो बेटा मुझे बताओ एक -1, एक -2, एक -3 अगर है तो बेटा इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, सबसे ज्यादा कौन सा हुआ इन तीनों में से बेटा, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब होता है प्लस बढ़ना। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस बढ़ना, उसे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना बोलते हैं बेटा। प्लस अगर बढ़ेगा दैट मीन्स वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा वो बढ़ रही है। यहां पर बेटा मुझे बताइए इनमें से सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बेटा, -3, -2, -1 या -1/3, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने बोला जितना ज्यादा नेगेटिव है मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी कम है, जितना ज्यादा पॉजिटिव है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा है, जितना नेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी कम है। तो बेटा मुझे बताइए इनमें से मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है बेटा, NH3 की है कि नहीं है बेटा, बताओ। NH3 की -3 बेटा। तो यहां पर बेटा इनकी जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन लिखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम है बेटा। अमोनिया की सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद में आ जाएगा N2H4, उसके बाद आ जाएगा बेटा क्या NH2OH बेटा, और उसके बाद में आ जाएगा N3H। ये मैंने किसका ऑर्डर लिखा बेटा, ये मैंने लिख दिया इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का, कि सबसे ज्यादा एसिडिक N3H है और सबसे कम है NH3 बेटा। क्या बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, सेंट्रल एटम की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या बेटा,
जितना ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है बेटा उसकी स्टेट उतनी ज्यादा, और नेगेटिव अगर है तो जितना नेगेटिव होगा उसकी स्टेट उतनी कम मानी जाती है बेटा। नेगेटिव वाले की मतलब स्टेट क्या है, कम है बेटा। इसे सोल्व किया होगा बेटा, सल्फर मिलेगा आपको -2 का, यहां पर आपको सल्फर मिलेगा बेटा किसका, ये मिलेगा बेटा +4, और ये मिलेगा बेटा कितना, +6। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की सबसे ज्यादा किस में है बेटा, थर्ड वाले केस में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ सेंट्रल एटम सभी में कौन है बेटा, फॉस्फोरस। आप सोल्व करेंगे तो बेटा ये मिलेगा +1, ये मिलेगा +3 और ये मिलेगा +5। तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, होना चाहिए था ये वाला, ये ऑर्डर होना चाहिए था। पर ऐसा होता तो बेटा मैं बार बार ये स्टेटमेंट थोड़ी बोल रहा होता कि ये होना चाहिए था। एग्जैक्टली बेटा ये एक्सेप्शन है ऑक्सीडेशन स्टेट से एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का। इसमें एग्जैक्टली बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केस है बेटा। यहां बात बदल जाती है इसके अंदर बेटा, इसमें एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा शो करने का तरीका कुछ अलग होता है बेटा, एक्सेप्शन है ये। जनरली क्या बेटा 99.9% केसेस में क्या है बेटा कि अगर सेंट्रल एटम सेम हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। 99.9% केसेस में सेंट्रल एटम सेम हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। सिर्फ और सिर्फ बेटा ये फास्फोरस वाले केस में इसको छोड़ करके, यहाँ तकलीफ अलग है बेटा। इसमें वास्तव में आप बेटा जब देखोगे तो H3PO2 की एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम पाई जाएगी। इसे एक्सप्लेन करने के बेटा 2-3 तरीके हैं, उसमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं बेटा। ये इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, H3PO2 की स्ट्रक्चर बनाई बेटा मैंने। H3PO3 की देखिएगा, H3PO4 ये हुआ H3PO4 बेटा। अब समझिएगा, देखिएगा बेटा होता क्या इसमें बेटा। एग्जैक्टली इसमें होता क्या बेटा, जो मैं तरीका बता रहा हूं वो देखिए बेटा। 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके में से एक तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। ऑक्सीजन के ऊपर बेटा लोन पेयर होते हैं बेटा, बॉन्ड बनाने के बाद भी 2 लोन पेयर होते हैं बेटा, ठीक है। अब कंडीशन क्या, इसमें होता क्या बेटा, देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.1 होती है और हाइड्रोजन की भी 2.1 होती है। यानी यहां पर तो इस बॉन्ड में पीएच बॉन्ड में ईएन का डिफरेंस ना के बराबर है। और अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया आपको कि ईएन का डिफरेंस होना चाहिए तब जाके आपको H+ मिलता है बेटा। ईएन का डिफरेंस होगा तभी तो आपको H+ मिलेगा। तो यहाँ जो H है ये वाला बेटा, फास्फोरस की भी 2.1 होती है बेटा, हाइड्रोजन की भी 2.1 है। यानी ये वाला H जो है एज ए H+ कभी नहीं मिलेगा। ये वाला H जो है बेटा कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा जो ऑक्सीजन से चिपका हुआ हो। कौन सा मिलेगा, जो ऑक्सीजन से चिपका हुआ हो बेटा। अब समझते जाना होता क्या है कि बेटा यहाँ पर फास्फोरस के पास में एग्जैक्टली बेटा वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है बेटा। थर्ड पीरियड का मेंबर है बेटा, डीबी शुरू हो जाता है इसमें। वैकेंट ऑर्बिटल होता है फास्फोरस के पास में, और ऑक्सीजन के पास है यहाँ पर लोन पेयर। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा बेटा। जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अगर इसको देगा बेटा, ध्यान दें ऑक्सीजन एक न्यूट्रल एटम था, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं था बेटा, कोई दिक्कत नहीं थी इसको।
इसने जैसे ही अपना लोन पेयर इसको दिया बेटा, क्या ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी क्या बेटा? भाई ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया? फास्फोरस को। यहाँ फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा बेटा, इसको बोल देते हैं बैक बॉन्डिंग। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है इस टॉपिक को बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ा जाता है। अभी सिर्फ नाम सुन ले क्या कि बेटा ये बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहाँ ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में जो ये वाला बॉन्ड एरो वाला मैंने बनाया, इसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों में से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीजन ने दिए हैं क्या बेटा? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। कायदा क्या है कि एक फास्फोरस को देना चाहिए था, एक ऑक्सीजन को देना चाहिए था। यहाँ दोनों कौन दे रहा है? ऑक्सीजन बेटा। तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए बेटा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ऐसे में बेटा जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बस ये देखता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, मैं किससे इलेक्ट्रॉन छीन लूं बेटा। इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और वो ऐसे में बेटा इलेक्ट्रॉन छीनता किससे है? इस हाइड्रोजन से। भाई फास्फोरस के साथ तो उसको बॉन्ड बनाना है, दूसरा किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ बेटा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? फास्फोरस के पास। बेटा ऑक्सीजन को तकलीफ हो गई, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन उसी को देने पड़े। ऑक्सीजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसने बेटा इलेक्ट्रॉन छीन डाले। किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अगर छीन लिया तो बाहर क्या निकला? H प्लस। क्या निकला? H प्लस। इस तरह से ये वाला H जो है बेटा एज ए H प्लस प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को यहाँ बेचारे को बाहर निकाल दिया गया। कैसे? इलेक्ट्रॉन छीन करके बेटा, उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया और उसे बाहर निकाल दिया गया। ये वाला H जो है H प्लस मिलता है बेटा। आगे की बात ध्यान देना बेटा, कंडीशन क्या है? ये तो बात हुई H3PO2 की, तो ये एक H प्लस दे पाएगा। ये कितने H दे पाएंगे? 2। और ये कितने H दे पाएंगे? 3। बेटा ध्यान दें, स्ट्रेंथ अलग बात और H प्लस मिलने की संख्या अलग बात। स्ट्रेंथ मतलब किसकी H प्लस देने की पावर ज्यादा है बेटा। पावर का संख्या से कोई लेना देना नहीं होता बेटा। ये एक H देगा, ये 2 H देंगे, ये 3 H देगा, लेकिन ध्यान दें कि संख्या अलग बात, नंबर अलग बात, कि कितने H प्लस मिलेंगे उसका नंबर अलग बात बेटा, और पावर H प्लस देने की अलग बात। ये दोनों सेम नहीं होते। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि अरे ज्यादा H ये दे रहा है तो बेटा संख्या ज्यादा दे रहा है तो इसकी पावर ज्यादा कर दो। नहीं बेटा, नंबर ऑफ H प्लस मिलना अलग बात और पावर उस H प्लस मिलने की अलग बात बेटा। संख्या का और नंबर का कोई लेना देना नहीं है बेटा। अभी तक मैंने ये डिस्कस नहीं किया कि वास्तव में इसकी पावर ज्यादा क्यों है। देखिएगा, पहला मैंने आपको ये समझाया कि ये बेटा ऑक्सीजन पे, बेटा ऑक्सीजन ने अपना शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दे दिया, इससे बेटा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और उसने H को इलेक्ट्रॉन छीन करके बाहर निकाल दिया। इसमें क्या होगा बेटा? लोन पेयर ये भी देगा और ये वाला ऑक्सीजन भी तो लोन पेयर देगा, दोनों देंगे। वैकेंट ऑर्बिटल एक है और लोन पेयर देने वाले कितने हैं बेटा? 2। अरे खाली डब्बा एक है, लोन पेयर देने वाले 2। यानी मुझे बताओ बेटा, कभी ये देगा और कभी ये देगा बेटा। एक बार में एक का चलेगा बेटा, कभी ये लोन पेयर देगा कभी ये लोन पेयर देगा। यानी मुझे बताओ, क्या लोन पेयर देने की टेंडेंसी इन दोनों ऑक्सीजन में बराबर डिवाइड हो जाएगी क्या बेटा? बराबर बट जाएगी क्या? अरे इसमें 100% इसी ने दिए, इसमें बेटा 100% में से 50% ये देगा और 50% ये देगा। और जब ऑक्सीजन की लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन जब कम लोन पेयर दे पाएगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर देने की टेंडेंसी अगर कम हो गई तो बेटा ये हाइड्रोजन को इतना तेजी से बाहर भी नहीं निकालेगा बेटा। ऐसे में इसकी H प्लस देने की टेंडेंसी इसकी तुलना में कम हो जाएगी बेटा। यहाँ बेटा लोन पेयर देने वाले कितने हैं? 3 है बेटा। यानी लोन पेयर देने की टेंडेंसी बेटा तीनों में लगभग 33.3% हो जाएगी। तो बेटा लोन पेयर, मुझे बताओ क्या ये ऑक्सीजन बेटा उतनी ही टेंडेंसी से लोन पेयर दे पा रहा है क्या? नहीं बेटा, तीनों को मौका मिलेगा बराबर। कभी ये लोन पेयर देगा, कभी ये देगा, कभी ये देगा।
तो ऐसे में बेटा इससे जो H+ निकलेगा उसकी टेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं होगी। यहां इसी ऑक्सीजन को लोन पेयर देने सारे के सारे, तो ये जो H+ निकलेगा बेटा इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। इस ऑक्सीजन ने तो जैसे ही बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया बेटा, कि तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन छीन करके भगा दिया यहां से बेटा। यहां पर दोनों ऑक्सीजन है बेटा, कभी इसका चांस कभी इसका चांस है बेटा, तो कंपैरेटिवली बेटा एक ऑक्सीजन के द्वारा H+ देने की जो बेटा पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बेटा दोनों ऑक्सीजन यहां पर दे पा रहे हैं, इसमें 3 दे पाएंगे बेटा। देखो कारण क्या है कि अगर तीनों मिलकर लोन पेयर देंगे तो इस पर बेटा इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी इतनी नहीं रह पाएगी जितनी यहां पर है। इसमें तो लोन पेयर पूरा ही चला गया तो बेचारे पर डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए इसने H को आसानी से बाहर निकाल दिया बेटा। तो कारण ये आ जाता है बेटा इसमें, एक जो बेटा कारण समझाया मैंने आपको, 2-3 कारण है बेटा, तरीके होते हैं, उसमें से मैंने जो समझाया वो आपको बैक बॉन्डिंग से समझाया। ये वाला जो केस है बेटा इसे बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। और इसमें बेटा फाइनली यहां पर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा देखने को मिली बेटा। फिर से सुन लीजिए क्यों, क्योंकि यहाँ ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग कर रहा है, इस बैक बॉन्डिंग के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर जो इसको इलेक्ट्रॉन है ये बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये H को बेटा इलेक्ट्रॉन छीन करके भगा देगा। यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेटा, यहाँ 3 मिलकर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इतने डेफिशिएंट नहीं होंगे, तो इतनी तेजी से H+ नहीं निकालेगा। फिर ध्यान दें कि नंबर अलग बात, पावर अलग बात, कितने H+ देगा और कितनी पावर से H+ देगा दोनों अलग चीजें बेटा। ज्यादा H+ तो ये दे रहा है, 3 H+ दे रहा है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है, H3PO2 की। फाइनल स्टेटमेंट क्या कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा सेम, अगर सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम जब सेम है तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक एक्सेप्शन है बेटा फास्फोरस के लिए बेटा, H3PO2, H3PO3, H3PO4 में से बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक H3PO2 होता है। कारण हो गया बैक बॉन्डिंग की वजह से बेटा, कि यहाँ इसने लोन पेयर दे दिया, इस पर डेफिशिएंसी हो गई ऑक्सीजन पर, इसलिए इसने बेटा H+ को तेजी से बाहर निकाल दिया। तो ये एक स्पेशल केस हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा कुछ स्पेशल पॉइंट बेटा इसी से रिलेटेड बेटा, कुछ कंपाउंड्स कुछ पॉइंट्स बेटा देखिएगा। पहला है बेटा ऑर्थोबोरिक एसिड, एक कंपाउंड बेटा जिसे बोरिक एसिड भी कहा जाता है, और छोटा सा पोर्शन मैं इसके लिए डिस्कस करना चाह रहा हूं। H3BO3 होता है, या फिर बेटा इसे BOH का होल थ्राइस भी कह दिया जाता है, एक ही बात है बेटा, कुछ इस तरह से। ये है बेटा H3BO3, H के 3 बेटा एग्जैक्टली ये कैटेगरी। अब समझना बेटा, नाम में आ रहा है एसिड, मतलब एसिड तो हो ही गया बेटा, लेकिन ये अपनी एसिडिटी कैसे एग्जिबिट करता है वो ध्यान देने वाली बात है बेटा। ये बेटा एग्जैक्टली यहां से अपना H+ नहीं देता, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ शो करने का तरीका कुछ अलग ही है बेटा। होता क्या है समझना बेटा, बोरोन एटॉमिक नंबर कितना 5, कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p1 बेटा। कुल मिलाकर के ये सब मिक्स होने के बाद में बेटा इसके पास में, मैं ये कह रहा हूं बेटा आपको छोड़ो, और सिंपल तरीका मैं बताऊं तो क्या बेटा, कि बोरोन जो है बेटा एक सेकंड पीरियड का मेंबर है, और सेकंड पीरियड का मेंबर है तो या तो होगा 2s या होगा 2p, 2d इसके पास नहीं होता। 2s में कितने ऑर्बिटल, एक, 2p में कितने ऑर्बिटल, 3, टोटल ऑर्बिटल कितने हुए, टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल। 4 में से हाल फिलहाल बेटा देखो बॉन्ड कितने बना रखे हैं इसने, 3 तो काम आ रखे हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में जाएंगे, 3 ऑर्बिटल में, यानी एक अभी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है। देखते जाइएगा बेटा, मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं बेटा,
OH का होल थ्राइस। और इसके पास बचा हुआ है एक वैकेंट ऑर्बिटल, खाली डब्बा, वैकेंट ऑर्बिटल। कि भाई आपके पास में वैलेंस शेल में 2s और 2p था, 2d होता नहीं है बेटा इसके अंदर, सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो बेटा टोटल 4 थे, 4 में से 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक बॉन्ड में 2 2 2 4 2 6 बेटा, एक वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है। और साथ में बेटा है कौन, H2O। हाँ बेटा, थोड़ी सी मैं लैंग्वेज बदलूं बेटा आपको याद रहने के लिए। होता क्या है कि बोरोन के ज्यादातर कंपाउंड्स बेटा इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन मांगने की आदत है बेटा। कुछ एक कंपाउंड्स को छोड़ दें तो बोरोन के कंपाउंड्स आपको रास्ते चलते जब भी मिलेंगे बेटा, बोरोन के कंपाउंड जब भी दिखाई देंगे उनकी एक ही आदत मिलेगी, क्या, हाथ फैलाए हुए मिलेंगे बेटा हमेशा। किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए। हमेशा फैला के रखते हैं हाथ बेटा ये कि हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दो। इनके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं पड़ते बेचारों के कभी भी बेटा, कुछ एक कंपाउंड्स को छोड़ करके। तो बोरोन बेटा आदत से मजबूर खाली डब्बा लिए हुए पहुंच गया पानी के पास और बेटा हाथ फैला दिए, पानी को लगा कि ठीक है वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर बेटा देने के तैयार हो गया ये। अब होगा क्या बेटा कि जैसे ही पानी अपना लोन पेयर इसको देगा, फिर वही बात बेटा, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों किसने दिए, ऑक्सीजन ने। और ऑक्सीजन ने जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इसे अच्छा नहीं लगेगा। और जब इसे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे में होगा क्या बेटा, देखो ये इससे तो वापस मांग नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बेटा समाज में नाम खराब हो जाएगा इसका, लोग हंसेंगे इसके ऊपर कि देख पहले लोन पेयर दे दिए और आज वापस मांग रहा है। ऐसे में बेटा ये इससे तो वापस नहीं मांगता। और ऐसे में बेटा लात किसके लगती है, किस बेचारे के लात लगती है बेटा, हाइड्रोजन के। और क्या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके सम्मान के साथ भगाया जाएगा, नहीं बेटा, उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा और एक H+ बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या हुआ कि बेटा H2O के साथ जैसे ही बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, इसके पास कमी हो गई बेटा, ऑक्सीजन को अच्छा नहीं लगेगा, वो बेटा अपनी इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कहां से करता है, हाइड्रोजन से बेटा, बेचारे हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा उसका इलेक्ट्रॉन छीन करके। होगा क्या, समझते जाना। B था, कितने OH थे पहले से, 3, ध्यान देते रहे बेटा, इसमें से H+ को बाहर निकाल दिया गया। अगर इसमें से H+ को बाहर निकाल दिया गया तो पीछे बचा क्या, OH-। अरे H2O था, उसमें से आपने H+ बाहर निकाल दिया तो पीछे OH- नहीं बचेगा क्या। कितने OH पहले से थे, 3, एक और OH आ गया, अरे टोटल OH कितने हो गए, 4। और बेटा क्या इस पर माइनस भी होगा, क्योंकि OH- आया है बेटा, तो क्या मिल जाएगा, BOH⁴ और साथ में एक H+ फ्री हो गया बेटा। ये H+ बेटा क्या करेगा, भागा भागा जाएगा किसी दूसरे पानी के पास, दूसरे H2O के पास। जैसे ही गया, क्योंकि इस बेचारे के पास बेटा खुद के इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्या बनेगा, H3O+। फिर ऑक्सीजन को अच्छा नहीं लगेगा, फिर ये H+ निकाल देगा। कुल मिलाकर बात ये बेटा कि इस बेचारे H+ का कुछ नहीं, कुल मिलाकर ये H+ फ्री हो गया और पानी में घूमता रहेगा बेटा, क्योंकि H3O+ बना। फिर ऑक्सीजन को अच्छा नहीं लगेगा, ये इस H+ को फिर बाहर निकाल देगा, ये किसी दूसरे पानी के पास जाएगा, फिर उसको बाहर निकाल देगा, इस तरह से चलता रहेगा। कुल मिलाकर H+ फ्री हो गया, और H+ फ्री हो गया मतलब नेचर क्या, इसके एसिडिक हुई क्या, क्योंकि इसने पानी के साथ मिलकर क्या दिया, H+। अच्छा ये H+ कहां से मिला, अरे किससे मिला ये H बेटा, BOH⁴ का H मिला या पानी का मिला, पानी का मिला। कुल मिलाकर ये खुद अपना H+ तो देता भी नहीं है, किससे दिलवाता है, पानी से। कितना H+ दिलवा रहा है, एक H+ दिलवा रहा है। इसका मतलब कैसा होगा, मोनोबेसिक, एक ही तो H+ दे रहा है, खुद दे रहा है कि पानी से दिलवा रहा है, पानी से दिलवा रहा है, स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक, अरे बेटा खुद तो दे भी नहीं रहा, किसी दूसरे के थ्रू काम होगा तो वीक ही होगा। और बेटा क्या इसने लोन पेयर खाया था, बिल्कुल बेटा लोन पेयर खाया था। और लोन पेयर खाने वाले जो एसिड होते हैं बेटा, उन्हें लुईस एसिड कहा जाता है, मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड होगा।
ये बेटा प्रोटोनिक एसिड नहीं है। ध्यान दें बेटा, प्रोटोनिक एसिड कौन होते हैं? जो अपना H प्लस खुद देते हैं बेटा। प्रोटोनिक एसिड कौन से होते हैं बेटा? जो अपना H प्लस खुद देते हैं बेटा। जैसे बेटा पीछे जस्ट अभी अपन ने पढ़ा क्या बेटा, ये अपना H प्लस खुद देते हैं बेटा, ये अपना H प्लस खुद देते हैं बेटा, किसी दूसरे की सहायता से नहीं बेटा, खुद अपना H प्लस देते हैं बेटा। और ये खुद दे रहा है कि पानी का H प्लस दिलवा रहा है, पानी का H प्लस दिलवा रहा है बेटा। तो वास्तव में ये बेटा क्या ऑर्थोबोरिक एसिड एक प्रोटोनिक एसिड है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। अब ये इतनी रामायण मैंने क्यों की बेटा, कारण समझना। H3PO3 को यहां से देखकर लगता है कि शायद ये 3H प्लस देगा, यहां से देख के भी यही लगता है, जबकि ऐसा है नहीं बेटा। ये एग्जैक्टली सिर्फ एक H प्लस दिलवाता है, मतलब मोनोबेसिक है बेटा। और वो भी कैसे दे रहा है? लोन पेयर खाके, लोन पेयर गेन करने की वजह से बेटा, लोन पेयर गेन कर रहा है। या आप ये भी कह सकते हो कि देखो 3 OH थे, एक OH माइनस इसने खाया बेटा। आप ये भी कह सकते हो कि या तो लोन पेयर गेन करके या OH माइनस गेन करके, दोनों बातें कह सकते हो बेटा। कि या तो क्या बोल दो, लोन पेयर गेन करके, या फाइनली क्या मिला, BOH होल थ्राइस से BOH होल 4 माइनस मिला, यानी एक OH माइनस भी तो गेन कर लिया इसने बेटा। तो या तो आप ये कह दो कि लोन पेयर गेन करने की वजह से, या फिर ये कह दो कि OH माइनस गेन करने की वजह से बेटा। दोनों बातें कही जा सकती हैं। क्या कि ऑर्थोबोरिक एसिड ने वोटर में एक्वस मीडियम में एसिडिक स्ट्रेंथ एग्जिबिट की। कैसे? या तो लोन पेयर गेन करके कह दो, या OH माइनस गेन करके। और कितने H प्लस दिलवाएगा? एक। क्या खुद देगा? नहीं बेटा, प्रोटोनिक एसिड नहीं है। प्रोटोनिक कौन होता है? जो खुद अपना H प्लस देता है। ये खुद अपना H प्लस नहीं दे रहा, पानी से दिलवा रहा है। और कितना दिलवा रहा है? एक। मोनोबेसिक एसिड बेटा। और वास्तव में लुईस क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि बेटा ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर गेन करके एसिडिक स्ट्रेंथ एग्जिबिट करते हैं, उन्हें लुईस एसिड कहा जाता है बेटा। क्या ये समझ आया बेटा आपको? पहला स्पेशल केस बेटा H3PO3 मोनोबेसिक होता है, ना कि ट्राइबेसिक, और वो भी पानी से दिलवाता है बेटा। सेकंड केस है बेटा, इसमें एक है तो बेटा HNO2, जिसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। आपने क्या किया कि दो HNO2 की स्पीसीज ली, क्या मिल गया? H2N2O4, और इसमें से एक H2O हटा दिया, तो क्या बचेगा? N2O3। एग्जैक्टली बेटा एक तरीका होता है बोलने का कि अगर दो एसिड में से मिलाकर एक H2O निकाल दो, तो उसे बेटा एनहाइड्राइड ऑफ एसिड कहा जाता है। और भी नाम होते हैं बेटा, पर एक नाम का तरीका ये भी है। और भी नाम होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही नाम होता है, नाम लिखने के और भी तरीके होते हैं बेटा, पर एक तरीका ये भी होता है क्या कि दो एसिड लिए, उसमें से एक H2O निकाल दिया, H2O निकाला मतलब पानी निकाला, एनहाइड्राइड कर दिया। एनहाइड्राइड का मतलब होता है H2O हटा देना। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? हाइड्राइड मतलब H2O से मतलब बेटा एक तरह से एनहाइड्राइड H2O हटा देना बेटा। तो कुल मिलाकर के N2O3 जो है वो बेटा किसका एनहाइड्राइड है? नाइट्रस एसिड का। किसका बोलो? नाइट्रस एसिड का बेटा। ये नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है। क्या लिख सकता हूं इसके लिए मैं बेटा? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड बेटा। और देखिए एक होता है बेटा HNO3, जिसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड बेटा। एक और HNO3 लिखा, इसे भी नाइट्रिक एसिड कहेंगे। क्या हो जाएगा? ये ट्रिक बता रहा हूं बेटा मैं आपको, ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूं नाम लिखने की बेटा, ठीक है ना। अगर इसमें से आपने H2O हटा दिया, क्या बचा? N2O5 बेटा। क्या लिख सकते हो बताओ बेटा? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड।
अगर आपने एक HNO2 लिया, नाइट्रस एसिड बेटा, एक आपने HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड बेटा, दोनों को मिला दिया H2N2O5, और बेटा अब आप इसमें से H2N2O5 एक H2O हटा रहे हो, क्या बचा? N2O4 बेटा। क्या है ये? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। क्या ये दो अलग अलग तरह के एसिड का एनहाइड्राइड है क्या बेटा? बिल्कुल बेटा, दोनों अलग है, एक नाइट्रस एसिड एक नाइट्रिक एसिड। तो ऐसे एनहाइड्राइड को मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी ऐसे हाइड्राइड्स को कहा जाता है बेटा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि दो एसिड में से एक H2O निकाला जाए तो उसे एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। और भी तरीके होते हैं नाम लिखने के, पर एक तरीका ये भी है बेटा। N2O3 बेटा किसका एनहाइड्राइड है? नाइट्रस एसिड का। N2O5 किसका एनहाइड्राइड है? नाइट्रिक एसिड का। और N2O4 बेटा मिक्स्ड एनहाइड्राइड है किस किस का? नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड का। क्या ये तरीका समझ आया क्या बेटा आपको? दूसरा स्पेशल पॉइंट बेटा। नेक्स्ट है बेटा डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल बेटा। समझे इसको बेटा कि अभी तक अपन ने जो पीरियडिक टेबल में पढ़ा वो बेटा मॉडर्न पीरियडिक टेबल के हिसाब से पढ़ा है पूरा का पूरा। लेटेस्ट जो पीरियडिक टेबल अपन एक्सेप्ट कर चुके हैं बेटा हाल फिलहाल की तारीख में, अपन ने उसके हिसाब से पढ़ा। डेवलपमेंट वाला पार्ट बेटा मैं लास्ट में बताता हूं, वो इसलिए क्योंकि इनिशियली अगर अपन इसको बताएं बेटा तो कुछ स्टूडेंट्स इसको लेकर इमोशनल हो जाते हैं, और जो चीजें बेटा समय के साथ मिली फिर उनमें लिमिटेशंस भी आई और उन्हें अपन साइड में करते चले गए बेटा। पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा कि वो इनको लेकर इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो इन्हीं को सही मान लेते हैं, और इनको सही मानते हुए जो लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल चल रहा है बेटा वहां तक उन्हें पहुंचने में बहुत समय लग जाता है बेटा। वो गलत चीजें सीख बेटा एक तरह से वो चीजें पहले सीख जाते हैं जो बाद में जाकर के उनमें कमियां मिली बेटा, और फिर वो उन चीजों को हटा नहीं पाते अपने आप से। इसलिए बेटा मैं क्या करता हूं कि प्रेजेंट जो पीरियडिक टेबल है वो पहले समझाता हूं पूरी, ताकि बेटा एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो अभी अपने काम आनी है बेटा वो चीजें आप अच्छे से पहले सीख जाएं। फिर ठीक है मैं लास्ट में आपको ये भी बता रहा हूं कि डेवलपमेंट हुआ कैसे। फिर मैं कह दूं कि ज्यादा इमोशनल नहीं होना इन बातों को लेकर के। क्यों? क्योंकि ये वो बातें बेटा जो रिसर्च की थी, जो हिस्ट्री की थी एक तरह से, कि हाँ पहले ऐसे स्टार्ट हुआ फिर ये मिला फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस मिली। एक वर्ड पे गौर करें, क्या बोल रहा हूं मैं? लिमिटेशंस मिली, मतलब कमियां तो थी बेटा, लिमिटेशंस थी तभी तो अपन आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बातें पढ़ करके आज के जो कॉन्सेप्ट है उन्हें बेटा आप खराब कर ले, नहीं बेटा। लेटेस्ट जो है वो अपन पढ़ चुके हैं बेटा, लेटेस्ट वो ही रहेगा। ये डेवलपमेंट था कि हाँ कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या अप्रोच रही होगी बेटा। इसको इमोशनल नहीं होना इसको लेकर। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें अप्रोच भी मिली और लिमिटेशन भी मिली बेटा साथ के साथ। तो लिमिटेशन तो मिल चुकी थी। पहला जो पढ़ने के आता है बेटा डोब्रिनर ट्रायड बेटा। एग्जैक्टली डोब्रिनर ने क्या किया बेटा, तीन एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप उसने बेटा स्टडी किए, और बेटा कोइंसिडेंसली बेटा उनको उन एलिमेंट्स के ग्रुप में सिमिलरिटी पाई गई बेटा। कि जैसे उसने बेटा कुछ एलिमेंट स्टडी किए, 10 एलिमेंट की स्टडी की, उनमें से उसको 3 में बेटा सिमिलरिटी मिल गई। उन्होंने क्या किया डोब्रिनर ने बेटा, उन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना लिए जिनमें सिमिलरिटी मिलती गई। और बेटा उसने क्या देखा कि जब तीनों में प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी थी, साथ में उसने ये भी महसूस किया बेटा कि इनमें से तीनों में से जो सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक वेट जो है वो पहले और तीसरे का एवरेज देखा। समझना क्या बोला मैंने बेटा, यहां पर देखो लिथियम सोडियम और पोटेशियम इज डोब्रिनर ट्रायड बेटा। ये डोब्रिनर है, कंप्लीट है डोब्रिनर ट्रायड बेटा। 3 से मिलकर बना हुआ इसलिए क्या नाम दे दिया बेटा, ट्रायड दे दिया, ठीक है। और डोब्रिनर है, डोब्रिनर ट्रायड बेटा। क्यों है? सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो लिथियम और पोटेशियम का एवरेज है। एग्जैक्टली बेटा देखा जाए तो लिथियम का एटॉमिक वेट जो होता है बेटा, लिथियम का होता है 7, पोटेशियम का होता है 39,
दोनों को ऐड किया कितना आया बेटा 46, उसको 2 से डिवाइड कर दो कितना मिलेगा 23। और क्या सोडियम का एटॉमिक वेट वही होता है क्या? बिल्कुल बेटा। लिथियम सोडियम पोटेशियम इज डोब्रिनर ट्राइड बिकॉज एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज एवरेज ऑफ लिथियम एंड सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम बेटा। अब बात क्या कि डोब्रिनर ने तो बेटा कई सालों तक रिसर्च किया और ऐसे ऐसे बेटा 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना के रख लिए, पर अपन को क्या पता बेटा, अपन एग्जाम में अगर ऐसा कोई सवाल आता है कि डोब्रिनर ट्राइड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए बेटा फिर अपन क्या डोब्रिनर ने जितने भी ट्राइड बनाए क्या सारे रटेंगे थोड़ी बेटा, ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। तो बेटा एक ट्रिक है बेटा डोब्रिनर ट्राइड को पहचानने की कि जो 3 एलिमेंट का आपको ट्राइड दिया गया है वो तीनों सेम ग्रुप से रिलेटेड हो और साथ में बेटा उनका डेल्टा जेड मतलब उनके एटॉमिक नंबर का गैप जो है वो भी क्या हो, सेम हो। तीनों बेटा एलिमेंट सेम ग्रुप के हो, सेम ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम की कैटेगरी बेटा, लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है, टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है बेटा। तो तीनों सेम ग्रुप से रिलेटेड हो मतलब टॉप टू बॉटम में आ रहे हो बेटा, और डेल्टा जेड मतलब एटॉमिक नंबर का गैप अगर सेम है तो ये मान लो कि वो डोब्रिनर ट्राइड को फॉलो कर रहा होगा। ये ट्रिक है बेटा पहचानने की डोब्रिनर ट्राइड को। क्या ट्रिक है कि ग्रुप सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर का गैप डेल्टा जेड भी सेम होना चाहिए। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा बेटा आपको, देखिएगा इधर। चलो पहले अपन लिथियम सोडियम पोटेशियम का ही कर लेते हैं बेटा। क्या आप में से कोई बेटा मुझे बताएगा कि लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या तीनों का पहला ही ग्रुप है? क्या ट्रिक बोलते हो? ली ना की रब से फरियाद बेटा। एटॉमिक नंबर बोलो बेटा, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का कितना बेटा 19। अरे होता है कि नहीं होता बेटा? आपके ये 3 एलिमेंट तो हो ही गए यहाँ पर बेटा। तो देखो 3 और 11 लिथियम और सोडियम के बीच में गैप काउंट करो बेटा कितने का है, 8 का। और 11 और 19 इन दोनों में भी गैप कितने का है, 8 का। क्या सेम है? ग्रुप भी सेम, डेल्टा जेड भी सेम, मतलब वो फॉलो कर रहे हैं बेटा। सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फॉलोइंग डोब्रिनर ट्राइड बेटा, कि कौन सा जो है इनमें से ग्रुप जो डोब्रिनर ट्राइड को फॉलो कर रहा है। समझिए बेटा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम तीनों का ग्रुप नंबर तो सेम है, अभी कैंसिल नहीं हुआ। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन बेटा इनका भी ग्रुप नंबर तो सेम ही होता है भाई। लीना की तरफ से बेटा मांगे कार स्कूटर। इधर बेटा डी ब्लॉक के बाद में क्या आ जाता है, फिर कल बाहर आई। और इधर क्या आता है बेटा, हीना नीना और करीना जेरोक्स रवीना बेटा। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एटॉमिक नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात तो यह कि बेटा सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ग्रुप नंबर सेम है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ग्रुप नंबर सेम है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ग्रुप नंबर सेम है। लेकिन फैकोनी का अगर आप देखो तो बेटा लेफ्ट टू राइट की कैटेगरी आती है क्या बेटा, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। क्या आयरन कोबाल्ट और निकिल का ग्रुप नंबर ही अलग हो गया? क्या ग्रुप नंबर अलग हो गया? मतलब ये तो नहीं है बेटा, हटाओ इसको तो यहाँ से। अब ले दे के बेटा आपका सवाल तब सोल्व होगा जब आपको क्या पता हो, एटॉमिक नंबर बेटा। और इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर मैं याद करवा चुका हूं, उसी से काम चलेगा। हीलियम का 2, नियोन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टन का 36 बेटा। अरे होता है कि नहीं होता बेटा क्रिप्टन का 36? तो बात क्या आएगी बेटा, देखिए इधर अब अगर बेटा नियोन का 10 तो फ्लोरीन का कितना 9, क्लोरीन का कितना 17, ब्रोमीन का कितना 35 बेटा। देख चेक करिए, फ्लोरीन और क्लोरीन में गैप कितने का है 8 का, और क्लोरीन और ब्रोमीन के गैप कितने का है 18 का, 18 का। क्या गैप सेम है? नहीं है। तो ये तो बेटा डोब्रिनर को फॉलो नहीं कर रहा। चलिए बेटा नियोन 10 के बाद सोडियम 11 होगा,
पोटेशियम 19 होगा और रुबिडियम 36 के बाद 37 होगा बेटा। 11 और 19 8 का गैप, 19 और 37 फिर 18 का गैप, ये भी नहीं होगा। बेरिलियम का कितना नंबर बेटा, बेरिलियम का बोलो 4, इसका 12 और इसका 20। बेटा देखो 4 और 12 के बीच में गैप 8 का और 12 और 20 के बीच में भी गैप कितने का, 8 का। बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें बेटा, थर्ड। कि ग्रुप भी सेम और डेल्टा जेड एटॉमिक नंबर का गैप भी सेम आ जाएगा। ये हुआ डोब्रिनर का बेटा। डोब्रिनर के बाद में बेटा नेक्स्ट जो साइंटिस्ट का चला मॉडल, थोड़ा बहुत भी बेटा, थोड़ा बहुत भी मैं कहूंगा कि इसका बहुत कम चला बेटा, नाम है चैन कोर्टोइस। जितना अजीब नाम उतनी ही अजीब उसकी पीरियोडिक टेबल थी बेटा। एग्जैक्टली उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल जो बनाई वो बेटा 3 डायमेंशनल बना दी सिलेंड्रिकल शेप में। अब मुझे बताओ बेटा, टेबुलर फॉर्म में इतनी मुश्किल से समझ आती है टेबल की फॉर्म में लोगों को, जो कि 2 डायमेंशनल होती है बेटा, तो क्या 3 डायमेंशनल पीरियोडिक टेबल लोगों को समझ आई क्या बेटा, नहीं आई। और लोगों ने बेटा इसको यहाँ पर 3 डायमेंशनल पीरियोडिक टेबल को लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाए लोग इसमें। क्यों, क्योंकि इसकी पीरियोडिक टेबल 3 डायमेंशनल थी, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई बेटा, इसलिए बेटा एक्सेप्ट नहीं हो पाया। नेक्स्ट जो आता है बेटा न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव। इसने क्या किया बेटा कि कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया बेटा, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था इसने भी बेटा, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया। और इसने क्या देखा, इसने ये देखा कि एक बेटा उनको अरेंज करते करते ये देखा कि 8वां जो एलिमेंट था, 8th नंबर का जो एलिमेंट था, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से सिमिलरिटी रखती थी। क्या बोला इसने कि जैसे बेटा ये होता है ना बेटा, सारे गा मा पा धा नी और फिर से क्या आ जाता है, सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो बेटा यहां ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर की वापस से बेटा पीरियोडिसिटी आती है, 8वां नंबर वापस से रिपीट होता है। तो उसने ये बोला कि जैसे यहाँ पर 8वां नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसे ही एलिमेंट में भी अपनी प्रॉपर्टी जो है 8वें नंबर पे रिपीट होती है बेटा, ऐसा कुछ इसने बोला है। ओक्टे रूल बेटा 8वें नंबर पे रिपीट हो रहा है कुल मिलाकर के। लेकिन बेटा आप भी समझते हो कि ऐसा कुछ होता नहीं है। इसका रूल जो है बेटा कैल्शियम के बाद तो बिल्कुल फेल हो गया। क्यों, क्योंकि कैल्शियम के बाद में बेटा 3D सीरीज के स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम ये सब मेंबर आए, तो फिर तो 8वें नंबर पे बेटा रिपीट हो ही नहीं सकता था। पहली बात तो ये बेटा कि कैल्शियम के बाद फेल हो गया, और साथ में इसने इनर्ट गैसेस का भी ध्यान नहीं रखा बेटा। इनर्ट गैसेस भी कहाँ कंसिडर की बेटा, इसने इनर्ट गैसेस का भी ध्यान नहीं रखा। बस इसने ये बोला, सिर्फ एक ही सवाल बन सकता है कि कौन सा लॉ ऐसा है जो बेटा म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड था बेटा, थोड़ा बहुत म्यूजिक से रिलेटेड था, कौन सा था बेटा, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल बेटा। कुछ नहीं, 8वें एलिमेंट्स में बोले प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, ज्यादा दिन नहीं चला बेटा, कैल्शियम के बाद वैसे फेल हो जाता है। अब अपन को सवाल से मतलब है, तो सवाल कैसे होगा वो देखो। ट्रिक है कि एक तो ग्रुप सेम होना चाहिए, और डेल्टा जेड सेम नहीं बताया बेटा, 8 होना चाहिए। 8 से ज्यादा का गैप आ गया तो फिर बेटा 8वें नंबर पे रिपीट का हुआ, 8वें नंबर पे रिपीट करवाना है, मतलब 8 से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। या मैं कहूं कि डेल्टा जेड 8 ही होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए बेटा। पूछा गया आपसे कि कौन सा जो है बेटा न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, लिथियम सोडियम, ली ना की रब से, तो लिथियम सोडियम ग्रुप नंबर सेम, सोडियम पोटेशियम का भी सेम, ग्रुप नंबर तो सेम है। अब डेल्टा जेड देखो बेटा, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 बेटा। बताओ यहाँ गैप 8 का है क्या बेटा, मतलब ये तो फॉलो करेगा बेटा। सोडियम और पोटेशियम में भी गैप कितने का है बेटा, 8 का, ये भी फॉलो करेगा। फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35 बेटा। 9 और 17 गैप कितने का हो बेटा, 8 का, ये भी फॉलो करेगा। पर यहाँ गैप 18 का आ गया बेटा, ये जो है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में एक लोथरमेयर और एक मेंडलीव।
दोनों के एक्सपेरिमेंट बेटा बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रहे थे, एक साथ चल रहे थे, और दोनों ने अपनी पेरियोडिक टेबल भी बेटा एक साथ पब्लिश की थी। लेकिन आप बोलोगे बेटा कि हमने तो मेंडलीव का नाम ज्यादा सुना है बजाय लोथर मेयर के। कारण था क्या? लोथर मेयर जो था बेटा, उसने अपनी पीरियडिक टेबल जो है बेटा एक ग्राफ कर्व की फॉर्म में प्रेजेंट की, पीरियडिक टेबल की फॉर्म में, सॉरी ग्राफ की फॉर्म में अपनी पीरियडिक टेबल प्रेजेंट की, ग्राफ की फॉर्म में बेटा। और मेंडलीव ने क्या किया कि बेटा उसी को एक अच्छी खासी साफ सुथरी टेबल में बना के लेके आया। लोगों को ज्यादा कौन सी समझ में आएगी बेटा? टेबल समझ में आएगा कि ग्राफ समझ में आएगा बेटा? लोगों को ज्यादा समझ आई क्या? टेबल। इसलिए ज्यादा फेमस कौन हो गया? मेंडलीव। अदरवाइज दोनों का कॉन्सेप्ट सेम था। दोनों ने एटॉमिक मास के बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। दोनों ने बेटा प्रॉपर्टीज के लिए बोला था कि प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक वेट के पेरियोडिक फंक्शन होते हैं बेटा। लोथर मेयर की बातें भी सही थी। फेमस ज्यादा कौन हुआ? मेंडलीव। क्यों? क्योंकि उसने टेबुलर फॉर्म बनाई। लोथर मेयर ने क्या किया? ग्राफ के फॉर्म में बनाया बेटा। लोगों को समझ नहीं आई बेटा वो, इसलिए बेटा फेमस ज्यादा मेंडलीव हो गया। फिर भी कुछ जो बोला वो तो सही था। वो देखिए बेटा क्या, लोथर मेयर एटॉमिक वेट को ही कंसिडर किया इसने भी। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा काम में ली, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम का एटॉमिक वेट के साथ उसने कर्व बनाया। कर्व कुछ इस तरह से मिला बेटा, क्या? जैसे यहां पर बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो जो ये कर्व की पीक थी, जितनी भी पीक्स थी बेटा, वहां पर क्या मिली? एल्कली मेटल्स बेटा। पीक्स पर क्या मिली? एल्कली मेटल्स। अब मैं ये कहूंगा कि बेटा आप आज की पेरियोडिक टेबल की सहायता से ये आप आंसर आज भी दे सकते हो बेटा। अभी भी कैसे? लेफ्ट टू राइट साइड कम होती है। इनर्ट गैस की बात छोड़ दो बेटा, इनर्ट गैस की बात यहां तक भी नहीं हो रही है। लेफ्ट टू राइट इनर्ट गैस अगर मैं हटा दूं तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है? कम होती है बेटा। यानी बिल्कुल लेफ्ट में जो एल्कली मेटल्स है उनकी साइज ज्यादा है। अगर साइज ज्यादा होगी तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कहां पाए जाएंगे? पीक के ऊपर बेटा। बेटा एल्कली मेटल के बाद में मुझे आप ये बता दीजिए कि जो इनका डिसेंडिंग पार्ट होगा, खुद ही बता दो सोच के बेटा। लिथियम के बाद किसका नंबर आएगा बेटा? बेरिलियम का। सोडियम के बाद किसका नंबर आएगा? मैग्नीशियम का। पोटेशियम के बाद किसका नंबर आएगा? कैल्शियम का बेटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये कैटेगरी बेटा इनके बाद आएगा, इनके पीक के बाद। पीक के बाद मतलब डिसेंडिंग लाइन पे पाए जाएंगे बेटा। डिसेंडिंग लाइन पे क्या पाए गए? एल्कली अर्थ मेटल्स बेटा। तो क्या आप में से कोई मुझे बताएगा बेटा कि असेंडिंग लाइन जो रही होगी, असेंडिंग लाइन जो रही होगी बेटा, उसमें क्या, जो ऊपर की तरफ जाने वाली लाइन बेटा, ऊपर की तरफ में बेटा वापस से असेंडिंग, यहां पर जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा बेटा, देखिए कि खत्म कहां होता है? एक पीरियड खत्म कहां होता है? हेलोजन पे बेटा। तो हेलोजन यहां मिला, फ्लोरीन जस्ट बेटा पीछे। ध्यान दें कि वहां पर नियोन कंसिडर नहीं किया था बेटा उन्होंने, फ्लोरीन। इधर बेटा क्या मिला होगा? क्लोरीन बेटा। तो ये असेंडिंग लाइन, ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही थी बेटा, असेंडिंग लाइन पे कौन पाए गए बेटा? हेलोजन्स जो है वो असेंडिंग लाइन पर पाए गए। फिर बात आई बेटा कौन से पार्ट की? ये जो फ्लैट पार्ट मिला, बिल्कुल सीधा मिलना है, सिमिलर साइज बेटा। और मुझे बताओ क्या अपन ने कहीं ऐसा पढ़ा है? सिमिलर साइज वाली बात अपन बेटा एस ब्लॉक में करते हैं, पी में करते हैं, या खासकर डी में करते हैं? डी ब्लॉक में बेटा। डी ब्लॉक को बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो एग्जैक्टली ये जो फ्लैट पार्ट मिला बेटा इस फ्लैट पार्ट पे कौन से एलिमेंट्स पाए गए? ट्रांजिशन एलिमेंट। पीक पर कौन थे? एल्कली मेटल। डिसेंडिंग में एल्कलाइन अर्थ मेटल, असेंडिंग में हेलोजन। और ये जो फ्लैट पार्ट सिमिलर साइज वाला केस जो मिला बेटा, सिमिलर साइज का बेटा जो केस मिला वो किस में मिला? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेटा, जिसे अपन आज डी ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं बेटा। तो ये बातें थी किसकी? लोथर मेयर की बेटा। नेक्स्ट कौन आया बेटा लोथर मेयर के बाद में? मेंडलीव। क्या लाइन लिख दी बेटा? पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। फिर ध्यान दें क्या बोला मैंने
कि बेटा लोथर ने भी एटॉमिक वेट के साथ ही अरेंज किया था, लेकिन फेमस मेंडलीव ज्यादा हुआ क्योंकि इसने बेटा टेबुलर फॉर्म में बनाया, और साथ ही साथ बेटा कुछ ऐसी बातें भी इसने बोली बेटा जिससे क्या है कि बेटा इसमें लोगों के मन में इंटरेस्ट बना रहा, बेटा इंटरेस्ट इसने बेटा बनाए रखा लोगों का। कैसे देखो, सबसे पहला जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज बेटा वो ये कि इसने बेटा वास्तव में प्रमोट किया नए एलिमेंट की डिस्कवरी को। किस तरह से समझना, उसने क्या किया कि अपनी जो पीरियडिक टेबल बनाई उसमें कुछ प्लेसेस जो हैं बेटा वो खाली छोड़ दिए, वैकेंट छोड़ दिए, उनकी जगह खाली रख दी, और ये बोला कि आप उन प्लेसेस की जगह खाली छोड़ दी, साथ में वहां इन फ्यूचर मिलने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बता दी, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया। क्या बोला कि इन फ्यूचर आपको कोई एलिमेंट मिलेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, जिसका एटॉमिक वेट इतना होगा। अब मुझे बताओ बेटा कि सीधी सी बात है बेटा, असेंबली चल रही है, केमिस्ट्री, वहां पर बहुत सारे बेटा केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं केमिस्ट्री पे बेटा, असेंबली चल रही है। मेंडलीव आया पेरियोडिक टेबल लेके, उसने अपनी टेबल समझाई और फिर बोला कि देखो ये यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा, इसका एटॉमिक वेट इतना होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा। देखो कौन कौन ढूंढ के लाता है बेटा, कौन कौन सर्च करके लाता है। तो खुद बताओ ना बेटा, अगर कोई ऐसी बात हो कि देख के देखो ऐसा क्या होगा, इसमें ये एलिमेंट मिलेगा इन फ्यूचर आपको, देखो इसका एटॉमिक वेट इतना मिलेगा, जब इतनी सारी बातें की गई तो बेटा लोगों के मन में इंटरेस्ट आ गया, उन्होंने बेटा बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर कर डाले। यानी नए एलिमेंट की जो डिस्कवरी है मेंडलीव की टेबल के बाद में बहुत ज्यादा बेटा बढ़ गई, क्योंकि उसने कुछ एलिमेंट्स की जगह खाली रखी, बोला कि इन फ्यूचर आपको ऐसा मिलेगा, तो बेटा इन फ्यूचर मिलेगा, तो बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए पीछे। जो जगह उसने खाली रखी थी वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं बेटा, उसने बेटा एल्यूमिनियम के नीचे जगह खाली रखी, बोरोन के नीचे जगह खाली रखी, सिलिकॉन के नीचे और मैग्नीज के नीचे। ध्यान दें बेटा, आज की पेरियोडिक टेबल के हिसाब से नहीं है ये मेंडलीव की टेबल के हिसाब से बात चल रही है बेटा। उसने क्या किया कि एल्यूमिनियम के नीचे खाली जगह रखी, उसकी प्रॉपर्टीज बता दी, और नाम जो उसने चिपकाया वो था एका एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम के नीचे जो मिलेगा एका एल्यूमिनियम मिलेगा, जो बाद में बेटा किस नाम से जाना गया, गैलियम के नाम से बेटा। ये बाद में गैलियम के नाम से मिला अपन को। उसने बोला कि सिलिकॉन के नीचे जो मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज बता दी, और उसका नाम उसने अपनी तरफ से, मेंडलीव ने क्या रखा, एका सिलिकॉन, जो बाद में किस नाम से जाना गया, जर्मेनियम के नाम से बेटा। एनसीईआरटी में बेटा यही दोनों दिए हुए, सिर्फ ये दोनों बेटा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा एनसीईआरटी में यही दोनों दिए हुए, तो चारों याद ना हो कोई बात नहीं, चलेगा काम, पर ये दोनों याद होने चाहिए बेटा। कि एका एल्यूमिनियम क्या मिला बाद में, एका एल्यूमिनियम क्या मिला, कौन सा एलिमेंट मिला, गैलियम के जर्मेनियम, गैलियम, और एका सिलिकॉन क्या मिला बेटा, जर्मेनियम। एका एल्यूमिनियम क्या मिला, गैलियम, एका सिलिकॉन क्या मिला, जर्मेनियम। उसने क्या किया कि अब उसने जो टेबल बनाई थी बेटा, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल अलग है बेटा, उसने जो टेबल बनाई थी उसमें एल्यूमिनियम के नीचे जगह खाली रखी, सिलिकॉन के नीचे जगह खाली रखी, उस एलिमेंट का नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम, इधर दे दिया एका सिलिकॉन, इनकी प्रॉपर्टीज बता दी और बोला रिसर्च कर लाओ, ढूंढ के ले आओ। बेटा साइंटिस्ट ढूंढ के लाए, एक का नाम गैलियम रख दिया, इसका नाम जर्मेनियम रख दिया बेटा। समझे क्या बात को। तो बेटा क्या सवाल बन सकता है कि मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल में एज एका एल्यूमिनियम बाद में क्या डिस्कवर हुआ, गैलियम, एज एका सिलिकॉन क्या डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम बेटा। नेक्स्ट है बेटा, उसने एटॉमिक वेट के बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर लेता गया और जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उन्हें साथ रखता गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर लेते गए बेटा और सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को साथ रखते हुए चलते गए। तो बेटा उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स जब अरेंज नहीं हो पाए प्रॉपर्टीज के हिसाब से और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट से अरेंज नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए बोला कि आप इनके एटॉमिक वेट दोबारा कैलकुलेट कीजिए, कहीं ना कहीं आपको करेक्शन मिलेगा। और वास्तव में बेटा ऐसे 5 एलिमेंट बेटा
जिनके एटॉमिक वेट में करेक्शन हुआ भी बाद में बेटा। उनमें से 3 को याद रखने के लिए सिंपल सी ट्रिक है बेटा, क्या? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बेस्ट। क्या हो जाएगा बेटा? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बेस्ट बेटा। इस तरह से ये याद रखने बेटा, और साथ में प्लेटिनम और बेटा यूरोनियम बेटा। इनके एटॉमिक मास में बाद में बेटा करेक्शन किया गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल अरेंज करने के बाद में, जब उसने बोला कि हाँ इनकी प्रॉपर्टीज और इनका वेट, एटॉमिक वेट जो है वो सही तरह से अरेंज नहीं हो पा रहा, उसने दोबारा एटॉमिक वेट निकालने के लिए बोला, और माइनर करेक्शंस के बाद में इनके एटॉमिक वेट में करेक्शन किया गया। कुछ ड्रॉबैक्स भी है बेटा, होंगे सी, ऑब्वियस सी बात है बेटा, तभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक जाओगे। पहला है बेटा कि ये आइसोटोप की पोजीशन को बेटा डिफाइन नहीं कर पाया। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है बेटा, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। मुझे बताइए तीनों जो आइसोटोप है बेटा, तीनों का एटॉमिक वेट तो अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का 1 लेते हो, ड्यूटेरियम का 2 लेते हो, ट्रिटियम का कितना लेते हो बेटा? 3। जब एटॉमिक वेट अलग है तो पीरियोडिक टेबल में उन्हें बेटा एक ही जगह रखना चाहिए था कि अलग अलग जगह? अलग अलग जगह। लेकिन बेटा खुद मेंडलीव ने बेटा तीनों को एक ही जगह रखा। तो आइसोटोप की सिचुएशन जो है बेटा, उस पोजीशन जो है मेंडलीव जो है बेटा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरी लिमिटेशन है बेटा, क्या? उसने क्या किया था मेंडलीव ने बेटा कि वास्तव में पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एक चीज का और ध्यान रखा कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी हो उन्हें साथ में रखा जाए। ध्यान दे कि उसने काम तो एटॉमिक वेट लिया, लेकिन जहां पर बेटा प्रॉपर्टीज अच्छे से अरेंज नहीं हो पा रही थी, तो उसने बेटा अपने एटॉमिक वेट के रूल को भी बेटा अवॉइड कर दिया। कायदे से क्या कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है उसे बाद में रखा जाना चाहिए, और जिसका कम है उसे पहले रखा जाना चाहिए था बेटा। लेकिन प्रॉपर्टीज को ज्यादा तवज्जो देते हुए, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उसने कुछ एलिमेंट्स बेटा आगे पीछे भी रख दिए एटॉमिक वेट को इग्नोर करते हुए। जैसे कि बेटा ऑर्गन का एटॉमिक वेट बेटा पोटेशियम से ज्यादा होता है टेलुरियम के एंडियम से बेटा। ये एटॉमिक वेट का ये जो ऑर्डर है बेटा, ये इनके एटॉमिक वेट का ऑर्डर है। अब कायदे से जब ऑर्गन का एटॉमिक वेट पोटेशियम से ज्यादा है तो ऑर्गन को पोटेशियम के बाद में रखा जाना चाहिए था। एटॉमिक वेट ऑर्गन का पोटेशियम से ज्यादा है या टेलुरियम का आयोडीन से ज्यादा है तो बेटा टेलुरियम का आयोडीन को बाद में रखा जाना चाहिए था, पर उसने बेटा इन सबको पहले रखा। यानी खुद अपने ही रूल को बेटा उसने फॉलो नहीं किया कुछ जगहों पे। अब बेटा बात यह कि याद कैसे रहे एग्जाम में, तो ट्रिक है बेटा, क्या? आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोनी। क्या ट्रिक होगी बोलो? आमिर खान ऑर्गन और पोटेशियम हो गया बेटा। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी। ध्यान है, कोनी बोलना बेटा। क्यों नहीं अगर बोलोगे तो कोपर आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा बेटा। क्या बोलोगे? अगर सवाल आया कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें मेंडलीव की बेटा एटॉमिक वेट वाली बात फॉलो नहीं हो रही, एलिमेंट्स अलग अलग रटोगे नहीं रटा जाएगा। क्या बोलना? आप तो ट्रिक बोलना बेटा। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोनी। अपने आप बेटा इन 4 में से कोई एक पेयर आपको मिल जाएगा जो वहां पर फॉलो नहीं हो रहा होगा। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोनी। ये ऐसी 4 जगह हैं बेटा आज की पीरियोडिक टेबल में जहां बेटा मेंडलीव की टेबल जो है वो फॉलो नहीं करती एटॉमिक वेट के रूल को। एटॉमिक नंबर को फॉलो कर लेता है पर एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं करता। बेटा मेंडलीव की टेबल काफी सालों तक चलती रही, लेकिन बेटा रिसर्च तो होता ही है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई बेटा, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल आई, पहली बात तो बेटा उसका सबसे बड़ा कारण कौन था? मोजले। मोजले ने क्या किया बेटा कि कुछ एलिमेंट्स के लिए बेटा उसने एक्सरे फ्रीक्वेंसीज निकाली। एक्सरे फ्रीक्वेंसीज बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल ना डरें बेटा। सिर्फ इतना कह रहा हूं मैं आपको बेटा कि एक्सरे फ्रीक्वेंसीज का रूट लिया, एक्सरे फ्रीक्वेंसीज का रूट लिया और एटॉमिक नंबर लिया बेटा, और उन दोनों के बीच में कर्व प्लॉट किया। कर्व प्लॉट करने पर बेटा स्ट्रेट लाइन मिली।
कैसी लाइन मिली बोलो? स्ट्रेट लाइन उसे मिली बेटा कब? जब बेटा एलिमेंट्स की एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का रूट और एटॉमिक नंबर लिया। ध्यान दें, जब एटॉमिक वेट लिया तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिली बेटा, ज्यादा वेरिएशंस मिले। लेकिन एटॉमिक नंबर अगर लिया तो वहां पर ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छे तरह से स्ट्रेट लाइन मिली। और उसने बोला कि आप एटॉमिक वेट को अवॉइड करके एटॉमिक नंबर काम में लेना अगर शुरू कर दें तो कुछ जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगी। जैसे आइसोटोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा वो तो सीधे खत्म हो गई। भाई आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता ही है, इसलिए पेरियोडिक टेबल में उन्हें एक ही जगह मिलेगी बेटा, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये जो आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोनी बेटा, ये वाली जो ट्रिक है, ये सारी बेटा प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो वास्तव में बेटा क्या बोलना शुरू कर दिया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो उनके एटॉमिक वेट के बेटा, एटॉमिक वेट के पेरियोडिक फंक्शन होने की बजाय बेटा किसके पेरियोडिक फंक्शन हो गए बेटा? एटॉमिक नंबर के बेटा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहले क्या चलता था बेटा? एटॉमिक वेट चल रहा था यहाँ पर बेटा। वास्तव में मेंडलीव के हिसाब से क्या चल रहा था बेटा? एटॉमिक वेट चल रहा था। लेकिन लेटेस्ट में क्या बोला गया कि वेट की जगह अगर आप नंबर काम में लोगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। किस एक्सपेरिमेंट से? एक्सरे फ्रीक्वेंसीज थी बेटा, उसका रूट लिया और एटॉमिक नंबर के बीच में कर्व प्लॉट किया, वेट के बीच में भी कर्व प्लॉट किया, ज्यादा बेटर, ज्यादा लीनियर कर्व बेटा, ज्यादा स्ट्रेट लाइन कर्व कहां मिला? नंबर के साथ में। तो उन्होंने बोला कि वेट की जगह नंबर फॉलो किया जाए। कुछ टर्मिनोलॉजी और है बेटा जो समय के साथ आती भी चली गई बेटा। एक है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, नाम में आ रहा है ट्रांस यूरेनिक, मतलब यूरेनियम के बाद वाले। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 बेटा, तो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को क्या बोल दिया गया? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। एक टर्म है बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बेटा, जो एक क्लासिफिकेशन दिया गया था पहले बेटा। अपन लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एसपीडीएफ ब्लॉक बेटा, उससे पहले एक और क्लासिफिकेशन दिया गया था बेटा। उस क्लासिफिकेशन में बेटा बात आई थी ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और इनर्ट गैसेस। चार नाम आए थे। क्या क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और इनर्ट गैसेस बेटा। तो इनर्ट गैस तो अलग होगी बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेटा कंसीडर हुए आज अपन जो पढ़ते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट जो पहले दिए गए थे वो अब लेटेस्ट में अपन किस नाम से पढ़ते हैं? डी ब्लॉक वालों से बेटा। इनर ट्रांजिशन जो दिया गया था वो पढ़ते हैं एफ ब्लॉक के नाम से बेटा। और रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन आ जाता है? एस और पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस। क्योंकि बेटा प्रेजेंट जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इनर्ट गैस को भी कहां रखा गया बेटा? पी ब्लॉक में। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन और बेटा इनर्ट गैस, वो जो क्लासिफिकेशन था इन चारों का, वहां पर तो इनर्ट गैस को अलग रख दिया था। तो बात ये पूरी रामायण की क्या कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? एस और पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस। ट्रांजिशन कौन होते हैं? डी ब्लॉक। इनर ट्रांजिशन कौन से होते हैं बेटा? एफ ब्लॉक वाले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा। अच्छा एक और बात, ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयू भी कंसिडर नहीं होते। इसे डिटेल में डी ब्लॉक में पढ़ा जाता है बेटा। बहुत डिटेल में ये बात आती है कहां पर बेटा? डी ब्लॉक में। अभी क्या, अभी इतना ही काफी है बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को माना गया और उनमें से किसको नहीं मानते? जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूबी को बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता। डिटेल डी ब्लॉक में ही पढ़ोगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा टिपिकल एलिमेंट्स। एग्जैक्टली हुआ क्या बेटा? देखो कि सेकंड पीरियड के जो मेंबर्स थे, सेकंड पीरियड के, एग्जैक्टली क्या माना गया कि एक ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होती हैं। सेम की बजाय बेटर वर्ड होगा, सिमिलर होती है बेटा। एक ग्रुप में प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से साइंटिस्टों ने क्या किया कि सेकंड पीरियड के जो मेंबर्स थे बेटा उनकी प्रॉपर्टीज देखना स्टार्ट कर दिया। और कायदे से जो सेकंड पीरियड के मेंबर की प्रॉपर्टी मिली वो ही उसके पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कि लिथियम की प्रॉपर्टी पढ़ लो, बाकी सोडियम, पोटेशियम बेटा बाकी सबकी प्रॉपर्टी लिथियम के जैसी होनी चाहिए। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज पढ़ लो, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम जैसी होनी चाहिए। लेकिन बेटा कुछ और ही बात हो गई। क्या कि सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स थे बेटा उनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही मिली। जैसे मैं सिंपल आपको बता दूं, ये तो शायद याद हो बेटा आपको कि लिथियम की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के साथ साथ क्या डायगोनली मैग्नीशियम से भी सिमिलरिटी रखती है क्या बेटा? यानी लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज किसके जैसी होगी? मैग्नीशियम के जैसी। यानी अगर आपने
सारी लिथियम की प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले ग्रुप की स्टडी कर डाली, तो बेटा वो अपने ग्रुप की जैसी भी रख रहा है और मैग्नीशियम जैसी भी रख रहा है, तो क्या कहीं एरर नहीं आएगी? क्या आएगी बेटा। तो सेकंड पीरियड वाले जितने भी थे सबने एबनॉर्मल बिहेवियर दिया, जो उनका देना चाहिए था उससे अलग। उसका कारण क्या? एक तो वो बहुत छोटे होते हैं बेटा, उनका आईपी और ईएन ज्यादा होता है, और साथ में सेकंड पीरियड है तो क्या होगा? 2s और 2p होगा, उनमें बेटा 2d होता ही नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते बेटा। तो इन कारणों की वजह से सेकंड पीरियड वाले मेंबर्स का एबनॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि सेकंड पीरियड का फॉलो करने की बजाय, सेकंड पीरियड को फॉलो करने की बजाय थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बेटा। उन्होंने बोला कि अगर आपको पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी चाहिए तो आप सोडियम की स्टडी करो बजाय लिथियम के, क्योंकि लिथियम की स्टडी करोगे तो कुछ एबनॉर्मलिटी भी मिलेगी। अगर सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टी चाहिए तो मैग्नीशियम की स्टडी करो बजाय बेरिलियम की बेटा। और इन एलिमेंट्स को बेटा अलग से क्या नाम दे दिया? टिपिकल एलिमेंट्स बेटा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि अगर बेटा लेटेस्ट में अगर आपको पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी स्टडी करनी होती है तो बेटर है लिथियम की स्टडी की जाए कि सोडियम की? सोडियम की, क्योंकि लिथियम ने एबनॉर्मल बिहेवियर भी होता है बेटा। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा। 2-3 बार से रिवाइज करें तो चीजें अपने आप आपको बेटा याद हो जाएंगी। समझ आ गया बेटा आप सभी लोगों को? इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करें, रिवाइज करोगे बार बार तो आपको ये बेटा याद हो पाएगा।